हेलो। क्या कर रहे हो? यस मैम। यस मैम। कैमरा ऑन करो। तुम लोग कैमरा क्यों बंद करके रखते हो? सब लोग कैमरा ऑन करिए। प्रत्युष, आकृति, अदिति, अनुराग। सब लोग कैमरा ऑन करो, अदरवाइज हम रिमूव कर देंगे फिर क्लास से। और रिमूव करने के बाद दोबारा इन होने का ऑप्शन नहीं होता है। पूजा सिन्हा, भास्कर, अदिति, यस तो मुझे बता सकती हो क्या व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? मैम क्लास 2 दिन से नहीं कर रहा। चलो ठीक है। प्रत्युष, what is probability sampling and what is non-probability sampling? डोंट नो मैम, क्लास मिस हुआ था नेटवर्क की वजह से। अच्छा, कोई था क्लास में या नहीं था? मैंने सब ऐसे ही पढ़ा दिया। पूजा सिन्हा, आकृति, मैम एक कैमरा ऑन करो पहले। आकृति, भास्कर, अनुराग, इन लोगों का कैमरा अभी भी बंद है, तो फिर हम रिमूव कर देंगे दैट केस। अनुराग, चलो इनका तो फिर अब वही ऑप्शन है। चलो आकृति, तुम बता सकती हो क्या व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? अगर आप पढ़े हैं तो आप उसके बेसिस पे बताइए, या फिर हर्षल बताओ। मैम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सारे लोकेशन सब कुछ को कंसिडर किया जाता है, जितने भी लोकेलिटीज है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में कंसिडर नहीं किया जाता। प्रोबेबिलिटी में किया जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं करते। अच्छा, इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में बता सकती हो? तो उसका ऑनलाइन क्लास। अच्छा ठीक है, हम थोड़ी देर बात करते हैं, एक सेकंड। और कोई, भास्कर तुम बता दो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? मैम क्लास नहीं किए थे हम। अच्छा हाँ, लास्ट क्लास में नहीं थे। सोनाली, तुम तो थी। मैं भी था। हाँ ठीक है, बताइए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? सोनाली जल्दी। मैम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल चांसेस होता है सिलेक्शन का, हाँ, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैम ऑलमोस्ट नो चांसेस होता है, मतलब सिलेक्शन होने का कोई चांसेस नो नहीं। नो चांस होगा तो फिर तो सेलेक्ट ही नहीं होगा सोनाली। मैम अनइक्वल और नेग्लिजिबल होता है, आई मीन। हाँ, ये बोला जा सकता। नेग्लिजिबल, अनइक्वल वर्ड तो सुटेबल लग रहा है मुझे, बट नेग्लिजिबल का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह अनदेखा कर। मैम रैंडम सिलेक्शन होता है प्रोबेबिलिटी में। हाँ, अब सब धीरे धीरे कुछ ना कुछ पेज पलट के बताना शुरू कर देगा सब, है ना? चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने नहीं कम से मिला कम है देख मैम। तो रहे हैं, कम से कम इसी बहाने देख तो रहे हैं। पीडीएफ आज तक पेज पीडीएफ होता है नहीं ना? मिला मैम। पीडीएफ भी नहीं मिला है, ऐसा कैसे हो गया? मैम मिला है।
बताओ सोनाली, नेग्लिजिबल का मतलब मुझे बता दो। और नेग्लिजिबल का ऐसे जो भी टर्म होता हो, यहाँ ये बोलने का मतलब नहीं समझ में आया मुझे। रोहित एंड आपका पूजा, पीडीएफ भी थी, उसी में था, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अरे में लिखा। बाबू तो ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। अगर हम पूछ रहे हैं तो हम ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या समझ में है। सिर्फ उसमें लिखा हुआ है इसलिए बोल रहे हैं, ये तो फिर क्या है बताओ। वैसे बहुत कुछ बहुत जगह लिखा हुआ है, हर कुछ तो तुम भी बोलते रहते हो। बताओ। अनइक्वल चांस, ठीक है, सही है। नेग्लेजिबल चांस मतलब किसके लिए नेग्लेजिबल चांस है? और अगर नेग्लेजिबल चांस है दैट मीन्स तो चांस ही नहीं है, और इतना चांस है जिसको हम क्या करते हैं बताओ। आपको बस क्लियर करो ना, वर्ड को क्लियर कर लो। मैम नहीं आ रहा समझ में, आप ही बता। हमारा तो हमेशा यही रहता है, आप ही बता दीजिए। सबका हम भी कर ले, एग्जाम भी दे लेते हैं, रिजल्ट भी मेरा ही आ जाएगा, मार्कशीट भी मुझे ही मिल जाएगा, जॉब भी मुझे ही मिल जाए, है ना। नहीं मैम, जॉब हमको मिलेगा। मैम आप तो जॉब कर रही है ना मैम, दूसरा करिएगा। मतलब सर्टिफिकेशन सब कुछ तुम्हारा मेरे लिए हो रहा है, तो फिर बाकी सब भी जो बेनिफिट है वो भी मुझे ही मिलना चाहिए ना। यस मैम। जब सारे कंडीशंस हम फॉलो करेंगे, सब कुछ मेरी तरफ से किया जाएगा, तो फिर तो बेनिफिट भी उसका मुझे ही मिलना चाहिए। सोनाली सिर्फ जॉब करेगी, सैलरी आपके अकाउंट में आएगा मैम। सोनल तुम बता सकती हो, बस डिफरेंस बताओ, इस वर्ड्स में मत सोचो, बताओ है क्या जो आपको पता है। नेग्लिजिबल मतलब नहीं नहीं, तुम बताओ ना बस, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। छोड़ो क्या नेग्लिजिबल और उससे क्या बोला नहीं बोला। मैम हम प्रोबेबिलिटी समझा दीजिए ना जो हम प्रोबेबिलिटी एक मिनट, उसको आंसर करने दो। बोलो सोनाली, चलो। yes ma'am in probability sampling in every unit in the population has equal chances इसमें equal chances होता है for being selected as a sample unit ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में उसका उल्टा होता है, इसमें एकदम चांसेस नहीं होता है, एकदम चांस नहीं अनइक्वल चांस। होता है, अनइक्वल चांस होता है। यस मैम, नो चांस मतलब अनइक्वल चांस एक ही जैसा लग रहा है। नो चांस और नो अनइक्वल चांस, बायोसनेस क्या बोल रहे हो सत्यम तुम? रोहित बोला रोहित मैम, रोहित, रोहित बोला मैम। रोहित क्या एक जो आंसर कर रहा है उसको आंसर करने दो, नहीं तो अगर आपको करना है तो हैंड रेज करो, बीच में ऐसे मत करो ना डिस्टर्ब। बोलो। अनइक्वल चांस, लो चांस, नो चांस क्या है, सबका मतलब पता होना चाहिए ना। एक क्वेश्चन हम पूछेंगे ना, आधे घंटे का क्लास ऐसे ही चला जाता है, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। मैम अनइक्वल चांस, पढ़ते हैं मैम, पढ़ के जवाब देते हैं। हाँ सही बात है, तो वो अनइक्वल पढ़ने में चांस। इतना टाइम लगेगा। अनइक्वल चांस है, सिंपल, खत्म हो गया। नो चांस और नेग्लिजिबल चांस अगर बात इन केस आती है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? प्रोबेबिलिटी सैंपल में बायस रिड्यूस करता है और नॉन प्रोबेबिलिटी में कंसीडर नहीं करता है बायस। बायस कंसिडर नहीं करता है मतलब समझ नहीं आया कुछ मुझे। मैम समझा दीजिए ना, बच्चा सब नहीं पढ़ा है मैम। एक मिनट पूजा, फिर से बोलो तो, मैम क्या बोल रही हो? प्रोबेबिलिटी सैंपल में सैम्पलिंग में बायस है जो रिड्यूस करता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बायसनेस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इट इज अ Yes, sir. स्पेसिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैंने पूछा जो था वो सिर्फ ये पूछा था कि दोनों है क्या, ठीक है। ठीक है, आप एक पॉइंट जो बता रहे हैं वो सही है। यहाँ पे बायसनेस कम हो जाता है, क्योंकि बायसनेस कम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ईच एंड एवरी पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पार्टिसिपेशन का। Yes, आपके ma'am. पास ऑप्शन वही है, सबको एग्जाम दे रहा है, इक्वल चांस, सेम क्वेश्चन सेटर, एग्जामिनेशन का जो इन्वायरमेंट है, सब कुछ एक जैसा आपको मिल रहा है, तो सबको एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिला ना।
उसी में कोई बहुत अच्छा कर जाता है, कोई है जो बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। तो आपने क्या किया, आप उस अपॉर्चुनिटी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हो, बट ऑप्शंस आप सबको एक जैसा मिला है, अपॉर्चुनिटी एक जैसा मिला है। जब अपॉर्चुनिटी एक जैसा मिलेगा तो एक जैसा होने के चांसेस बढ़ेंगे। किसी के साथ बायसनेस नहीं हुआ है कि तुमको कम पढ़ाया गया क्लास में, किसी और को ज्यादा पढ़ाया गया। किसी को ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन अलग सेट किया गया था, किसी और के लिए क्वेश्चन अलग सेट किया गया था, ऐसा तो नहीं हुआ था। सबको सेम ही एनवायरनमेंट में एग्जाम देने दिया गया। तो बायसनेस कम होता है जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है उसका। मैम ठीक जब है, मार्क्यू होता है तब भी बैड हो जाता है आदमी मैम। बायस हो मैम तो जाता आप है। डिफरेंस ना पूछिए दोनों में, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं नहीं, दो, हाँ ठीक है ठीक है। भास्कर क्या बोल रहे थे तुम? जब मार्क्यू होता है तो मैम बायर्स हो जाती है ना आप। हाँ, क्या बायस होते हैं जरा बताइएगा। सबसे अलग अलग क्वेश्चन मैम। ओ, अच्छी बात है। चलो, सबसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, सबका आंसर भी सेम होगा, तब पता चला वहां पे बायसनेस हो गया। तो आप ही ना अभी बोले कि मैम कि बायर्स नहीं होता एग्जाम में, मार्क्यू में भी तो मैम बायर्स हो रही हैं आप मैम। इस पे थोड़ा अच्छा, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके लिए हम ऑफलाइन क्वेश्चन सेट करके देंगे, तो फिर हम बायस नहीं होंगे। उस बायसनेस को खत्म करने का तरीका यही है। चलो, यस मैम। सब्जेक्टिव एग्जाम दो और आप ऑफलाइन एग्जाम दो, तब हो यस मैम सकता है। जी। चलो ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यही टर्म था। चलो हम आगे बताते हैं फिर इसमें क्या है। मैम हाँ बोलो। मैम जो पीडीएफ पढ़े थे उसमें नेग्लिजिबल वर्ड था, वो समझा दीजिए ना। तुम पढ़ी तो समझ में नहीं आया तो तुम पूछी क्यों नहीं, पहले मुझे ये बताओ। मैम आप ही पूछना स्टार्ट कर। तो ये ऑप्शन, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था ना, उससे भी पहले पढ़े थे। दो तीन चार क्लास से पढ़ रही हो ये वाला फंक्शन, ये मैम चैप्टर। नहीं किए थे उधर का दोनों क्लास में, कल वाला क्लास किए थे। तब तो तुमको और ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए था। दैट सिचुएशन आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए, मुझे लेकिन पूछे। आप लोग अपनी तरफ से कोई अटेम्प्ट ही नहीं लेते हो। मतलब पढ़ाना भी मुझे ही है और पढ़ना भी मुझे ही है। चलो ठीक है। सोनाली, मुझे ये याद है कि तुमने ये पढ़ा था, मुझे बता सकते हो सैम्पलिंग प्रोसेस का जो है स्टेप्स क्या है वो बता दो। स्टेप्स जो हम लेते हैं वो क्या क्या है? मैम नहीं किए थे वो वाला क्लास, की हो, सैम्पलिंग प्रोसेस। बहुत अच्छे से याद है सैम्पलिंग प्रोसेस। अगर नहीं की हो ऐसा बोल रही हो तो फिर बोलो, तो मैं उस दिन का अटेंडेंस हटा दूंगा तुम्हारा, तो फिर हम इस बात को मान लेंगे। सैम्पलिंग प्रोसेस में जो प्रोसीजर, जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या क्या है? हम सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं। डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम। हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम को, उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, सैम्पलिंग फ्रेम को मैंने बताया था, और सैम्पलिंग फ्रेम किसे कहते हैं, कोई बता सकता है सैम्पलिंग फ्रेम क्या था? हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट जिसमें कि सारा सैंपल ड्रॉन होता है एक्चुअली। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? सामने देख के बात करिए। सामने ही तो देख रहे हैं मैम। हाँ तो दिख रहा है मुझे, तुम क्या देख रही हो? थर्ड स्टेप, पूरा स्टेप बताओ ना, इतना एक एक करके थोड़ी पूछेंगे, अब जल्दी बताओ। थोड़ा याद नहीं है। कोई है जो सैम्पलिंग प्रोसेस बता सकता है? स्टेप, 7 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, ऑल 7 स्टेप्स। नो वन, हैंड रेज करो जो भी बता सकता है वो। कोई भी नहीं? यस मैम, हम हैं। बताइए। डूबते को तिनके का सहारा। हाँ ठीक है, पूरे क्लास को डूबने से बचा रहे हो, चलो बताओ क्या है। डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन पहला। फर्स्ट स्टेप, हाँ स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है।
तीसरा स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है, तीसरा सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, फिफ्थ डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, ओके, द सिक्स्थ स्पेसिफाइंग द सिंपल सैम्पलिंग प्लान, सैम्पलिंग मैम प्लान, और मैम सातवां है सेलेक्टिंग द सैंपल। लास्ट स्टेप जो सैम्पलिंग सेलेक्ट कर लेंगे वही हमारा स्टेप होगा। चलो ठीक है, थैंक यू। ये सारे स्टेप्स को मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया था, लास्ट ऑनलाइन क्लास में ही एक्सप्लेन किया था, उसके बाद भी मैम मैंने लेकिन बहुत लास्ट कुछ क्लास बता हम दिया। किए नहीं थे। लास्ट क्लास में नहीं किया था, सेकंड लास्ट में किए थे, सेकंड लास्ट में तुम थे शायद। देखिएगा तो मैं अटेंडेंस बहुत कम है, पापा अच्छा, डांट रहे थे 28 में 14 क्लास हुआ है। चलो ठीक है, देख लेते हैं आगे। देखिए क्या है इसके बाद का स्पेसिफिकेशन, ये सब हम लोग कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है, यहाँ पे टर्म दे रहा है क्या, इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द यूनिट्स इन द पॉपुलेशन हैव अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल चांस हम बोल रहे हैं, और अनइक्वल को ही यहाँ पे नेग्लिजिबल बोल रहा है, क्योंकि और वर्ड इस्तेमाल किया गया है, अनइक्वल और नेग्लिजिबल चांस, ठीक है, और ऑलमोस्ट नो चांस फॉर बीइंग सेलेक्टेड इन सैंपल यूनिट। यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड अनइक्वल होगा, और नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट नो चांस की बात जब कर रहा है तो यहाँ पे ये मीन करता है ये कि कुछ के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और कुछ के सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। जब भी आप तुम इस तरह की बात कर रहे हो, अरे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात कर रहे हो, तो या तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस 100% होंगे, 90% होंगे, 50% होंगे, और किसी और का सिलेक्शन का चांस है वो हो सकता है 0% हो या हो ही ना, ठीक है, मतलब बहुत कम चांस है या तो है ही नहीं, वो कहीं लिस्ट में ही नहीं आता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन सबको अलग अलग मिल रहा है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, किसी को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है और उसका बेनिफिट उठा सकता है, और किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अनइक्वल तो हुआ, और किसी को क्या हुआ, नेग्लिजिबल चांस मिल रहा है, चांस ही नहीं मिल रहा है, और किसी को बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं। तो ये टर्म यहाँ पे और वर्ड से इसीलिए इसको स्पेसिफाई किया गया है। तो यहाँ सुटेबल वर्ड जो है वो नेग्लिजिबल है, सॉरी अनइक्वल है। नेग्लिजिबल वर्ड इसके लिए करते हैं जहां पे किसी स्पेसिफिक यूनिट को चांस नहीं मिल रहा है और दूसरे स्पेसिफिक यूनिट को 100% चांस मिल रहा है, इसीलिए सुटेबल वर्ड हमेशा क्या यूज करिएगा आप, अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल चांस। यहाँ पे इक्वल याद रखो, इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, और यहाँ पे अनइक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, यही ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इक्वल और अनइक्वल वर्ड जो भी होगा इसके अपोजिट सेंस में इस्तेमाल होगा यहाँ। और इसमें हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी पढ़े थे कल। रैंडम सैम्पलिंग क्या है, रैंडम सैम्पलिंग का लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर टेबल मेथड, ये सब मैंने शेयर किया नहीं था आप लोगों को, बट यही सारा टर्म पढ़ाया भी था, आप लोगों को याद हो। सत्यम है, सत्यम ऑफलाइन क्लास में, और ऑनलाइन में तो बहुत सारे लोग थे। जैसे 5 लोगों का सिलेक्शन करना है तो आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली ले सकते हैं और उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से रैंडम नंबर टेबल मेथड या फिर लॉटरी मेथड जिसको बोला जाता है, वो इस्तेमाल करके हम लोग निकालते हैं। बस यही आपका यहाँ तक जो था वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था। यही है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आगे फिर और बताया गया है, बट यहाँ पे इतना बताया गया। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी साइज, वेरिंग प्रोबेबिलिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी। इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या था ये भी मैंने बताया था, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या हो जाता था, एक जो आउटकम निकाल चुके हो जो चीज, उसको वापस से डाल दोगे बाउल में, दूसरे केस में वापस से नहीं डालोगे, ये होता है। फिर से सबका कैमरा बंद हो गया, रुको रुको, सबको हम रिमूव कर, हम लोगों को हम बोल बोल के थक चुके हैं, हम बोलने नहीं वाले। एक
अदिति, भास्कर और कौन बच गया है? अनुराग, लास्ट चांस है। चलो, वेरिंग प्रोबेबिलिटी और इक्वल प्रोबेबिलिटी वही था, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट जब करते हैं तो एक बाउल में चिट लिखा हुआ है, ठीक है, पूरे बाउल में सबका नाम लिखा हुआ है चिट में, और सबका जो भी टर्म्स नेम रोल नंबर लिखा हुआ उसमें से कोई एक चिट हुआ तो निकाले आप, उसका जो भी सिलेक्शन हुआ नोट कर लिए, फिर वापस से उसको चिट में डाल दिए। जब उसको वापस से चिट में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से उसके सिलेक्शन के चांसेस होंगे, और सैंपल साइज जो बाउल में जितना चिट था नंबर ऑफ, वो वही रहेगा जो पहले था, बदलेगा नहीं। लेकिन अगर ये जो आप निकाल के रख लिए उसके बाद दूसरा चांस उसको नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो दूसरा चांस नहीं मिला है तो फिर से वो क्या हो जाएगा, फिर से बाउल में दोबारा नहीं जाता है, बाउल से बाहर ही रह जाएगा, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस दोबारा हो सकते हैं। तो वो खुद को दोबारा से सिलेक्शन उसका हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। जैसे गेम वगैरह में होता है, गेम में अगर कोई एक आदमी एक बार जीत गया है तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरी बार वो नहीं जीत सकता, दूसरी बार भी वो जीत सकता है। तो यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी जो है रिप्लेस करेगा खुद को, मतलब एक ही विनर जो है वो दोबारा भी विन हो जाएगा तो खुद को रिप्लेस कर रहा है, दूसरी बार कोई और विन हो गया तो वो चेंज हो गया। यही चीज आपका आता है रैंडम सैम्पलिंग में। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग यही सब पढ़े थे। किसी को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से कुछ पूछना है तो बताओ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। ये इतना सारा कुछ हम बता चुके हैं। उसके बाद दूसरा मेथड ऑफ सैम्पलिंग हमें पढ़ना है, सिस्टमैटिक पढ़ेंगे या फिर स्ट्रेटिफाइड पढ़ेंगे। पहले हम स्ट्रेटिफाइड बताएंगे फिर सिस्टमैटिक बताएंगे, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में होता क्या है, ईच एंड एवरी यूनिट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इसका दो तरीका है, समराइज्ड वे में याद रखो, लॉटरी सिस्टम, रैंडम नंबर मेथड सिस्टम, रैंडम नंबर टेबल से कर सकते हैं या फिर लॉटरी सिस्टम से कर सकते हैं। इन दोनों के में दो तरीका है, विथ प्रोबेबिलिटी, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसको इक्वल प्रोबेबिलिटी या फिर वेरिंग प्रोबेबिलिटी जो भी आप नाम बोलना चाहे बोल सकते हैं। ये तरीका है, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से होगा। पहले 100 मान लो, ये एग्जांपल दिया है, अगर एक बॉक्स में 100 चिट है तो किसी एक को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/100। दूसरे केस में क्या होगा, वापस से अगर बैग में डाल दिया गया तो वो 1/100 ही हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से निकालोगे 1/100, और एक चिट जो तुम निकाल चुके हो 100 में से, तो एक बाहर आ चुका। अब क्या है, उसमें कितना बाउल में बच गया, 99 चिट बचेगा, है ना आदित्य? यस मैम। जब 99 चिट बचेगा तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए सिंगल चिट क्या होगा, 1/99। 1/99। नेक्स्ट इसी तरह अगर उसमें से भी अब एक सेलेक्ट करके बाहर रख लिए तो अब क्या हो जाएगा, 1/98। 98। इस तरह से ये वेरिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और इक्वल प्रोबेबिलिटी में आप जो चिट निकाले हो उससे का जो भी टास्क है, जो भी है नंबर नेम नोट कर लो, वापस से उस चिट को उसी बाउल में डाल दो, फिर से दोबारा सेलेक्ट करो, तब जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी वाला केस हो जाएगा। यही है, बस इतना ही हमें रैंडम सैंपल में पढ़ना था। चलो इसके बाद है सिस्टमैटिक है, बट सिस्टमैटिक के पहले हम लोग आप पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल हम ऐसे भी बता चुके हैं तुम लोगों को, तो वही पहले कर लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, देखो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इट इज अ सैम्पलिंग प्रोसीजर जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो ड्रॉ किया जाता है बट स्ट्रेटा में, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया था। अगर बेस्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है एमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, क्लास के बेस्ट स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, पूरे कॉलेज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दो, ठीक है, हर डिपार्टमेंट से 2-3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करो, और हर 2-3 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन कर रहे हो क्या हो रहा है, रैंडम सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है, रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं, और उसके बाद सारे स्टूडेंट्स को एक जगह मर्ज कर दीजिए, उसके बेसिस पे जो रिजल्ट आएगा वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगा। यही होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के प्रोसेस में, समझना आपको यही है। लेकिन इसके बाद 2 टर्म आता है,
जो टर्म्स है उसको ध्यान रखना, लेकिन हमेशा एग्जाम्पल के साथ याद रखना। जैसे देखो प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोला गया है। प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, सैम्पलिंग का तरीका वही है, अलग अलग डिपार्टमेंट में से अलग अलग स्टूडेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन क्या होगा, आपको पता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं, होता है या नहीं बताओ? Yes, ma'am. यस मैम। जब अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, मान लो किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है, किसी क्लास में 200 स्टूडेंट है, दोनों में से अगर तुम 2 बच्चे का सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, 10 वाले में से भी 2 का सिलेक्शन कर रहे हो, 200 वाले में से भी 2 का ही सिलेक्शन कर रहे हो, क्या सब दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला? मतलब दोनों को क्या के साथ क्या कहा जाए, जजमेंट सही हो रहा है क्या? No, ma'am. नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कभी कभी जब आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फिक्स कर दे, जैसे मान लो क्लास कितना भी बड़ा हो, 500 लोग का क्लास हो या 200 का हो या 20 का स्टूडेंट्स का क्लास हो, जितने भी स्टूडेंट्स का क्लास हो, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसका सिलेक्शन करना है उसको फिक्स कर दे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। मतलब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास 2 ही सेलेक्ट करना है, अब चाहे वो क्लास का स्ट्रेंथ कितना भी हो, ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेट। लेकिन प्रपोर्शनेट उसको बोला जाएगा जब जिसमें स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो उसी के रेशियो के फॉर्म में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, तो वो प्रपोर्शनेट हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे, the number of sampling units drawn from each stratum is in proportion of the population size। मतलब जिस पॉपुलेशन केस की बात कर रहे हो, जो डिपार्टमेंट जिसमें मान लो 200 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ हो, तो अगर 20 स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ में से आप 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो 200 में आपको कितना सिलेक्शन करना चाहिए? 20 का सिलेक्शन करना चाहिए, तो वो प्रपोर्शनेट सैम्पलिंग होगा। लेकिन किसी भी स्ट्रेंथ का क्लास हो, हम हर क्लास से सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, then that is disproportionate stratified random sampling। ठीक है, इसको हमेशा नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? बोलो ये क्लियर है या नहीं? यस मैम। चलो ठीक है, यही प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग होगा। फिर आदित्य तुम्हारा कैमरा बंद है। हाँ मैम, नेट खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ इश्यू है किसी का स्पेसिफिक तो अलग बात है, लेकिन हमेशा कैमरा बंद रखने का क्या मतलब है? वीडियो ऑन करने में मैम आपका आवाज ब्रेक होने लगता है, इसीलिए ऑफ कर दी। ठीक है, सो सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, अलग अलग हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन को अलग अलग कर देते हैं, जिसका मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया है। कॉलेज की बात कर रहे हो तो कॉलेज में डिपार्टमेंट्स वाइज ले लो, ईयर वाइज ले लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से भी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया आपको समझ में आए उसके हिसाब से कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज करना है तो वो भी कर सकते हो, ईयर वाइज देखना है, मान लो तुम ये देखना चाहते हो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अगर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो तीनों ईयर में किसका रिस्पॉन्स ज्यादा कैसा है, इस तरह का चेक करना है, तो आप वहाँ पे ईयर वाइज ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग, थर्ड ईयर का अलग ले सकते हो। डिपार्टमेंट वाइज लोगे तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका कॉम्बिनेशन का एक रिजल्ट आएगा। तो ये चीज देखना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब यही होगा। रीजन फॉर सर्टिफाइड सैम्पलिंग क्या है? रीजन इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिचुएशन की का जो डिस्क्रिप्शन आप दे नहीं सकते। जैसे मान लो जब सैंपल्स की ही बात कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के सेल की ही बात कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है।
और अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया, मार्केट में अलग अलग होगा, तो हम ये नहीं बोल सकते, और आपस में सब कंपेरेबल भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे किसी प्लेस में बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है, चावल का इस्तेमाल होता है, दूसरे प्लेस में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। अब तुम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, है पॉसिबल कंपैरिजन करना? अगर करेंगे तो क्या वो रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए सुटेबल है, या फिर उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन आएगा वो सही होगा? बताओ। बताओ। नो मैम। ठीक है, तो ये चीज समझना पड़ेगा। इसीलिए जब ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया हमें मिल जाए तो हमें करना पड़ेगा। किसी एरिया में सेल ज्यादा होता है, किसी एरिया में सेल कम होता है, तो एडवर्टीजमेंट का जरूरत कहाँ पड़ेगा ज्यादा? जहाँ कम सेल होता है। जहाँ कम सेल होता है। जहाँ ज्यादा सेल होता है वहाँ एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, हटा सकते हैं, नहीं कराएंगे, या फिर कम हो कर सकते हैं। तो यही सब चेक करने के लिए सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। अब इसको आप लैंग्वेज में देख लो, जो भी है ये टर्म आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे क्या साइज स्टोर का दिया है, मतलब हम अलग अलग स्टोर्स का सैम्पलिंग स्टडी कर रहे हैं सर्टिफाइड में। तो स्टोर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक लार्ज स्टोर, दूसरा मीडियम स्टोर और थर्ड स्मॉल स्टोर। तीनों स्टोर को डिवाइड कर दिए। अब लार्ज स्टोर जो है 2000 है, पूरे बिहार का ही ले लो, समझ लो ये बिहार का डेटा है। मीडियम स्टोर 3000 है और स्मॉल स्टोर 5000 है, तो टोटल 10,000 स्टोर्स है। ठीक है, अब इसमें आपको सैंपल्स लेना है। ठीक है, सैंपल्स लेना है, तो कैसे लोगे? टोटल 10,000 में 50% प्रपोर्शन इतना है, 5,000 इसका है, 3,000 इसका है, तो 30% प्रपोर्शन इसका और 20% प्रपोर्शन इसका है। ये लिखा हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं, ये दिया हुआ नहीं रहेगा हमेशा इंफॉर्मेशन। अब आपको सैंपल्स कलेक्ट करना है अलग अलग स्टोर्स में से, कुछ लार्ज स्टोर्स में से सिलेक्शन करो, कुछ मीडियम से करो, कुछ स्मॉल से करो। किससे कितना सैंपल लोगे ये डिपेंड करता है 2 ऑप्शंस पे। पहला प्रपोर्शनेट सैम्पलिंग, जो इधर है, प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, तो प्रपोर्शनेट और डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप दोनों तरीका से ले सकते हैं। अगर आप प्रपोर्शनेट सैम्पलिंग लेंगे तो 5000 जो स्मॉल स्टोर्स है इससे ज्यादा सैंपल्स लेना होगा, मीडियम स्टोर से इससे थोड़ा कम, और लार्ज स्टोर से और कम सैंपल्स लेना होगा। तब हम कर सकते हैं, मान लो अगर हमें 100 सैंपल्स लेना हो, सपोज आप टोटल 100 सैंपल्स लेना चाह रहे हैं, 10,000 में से 100 ले रहे हो, तो 100 में से 50 सैंपल्स इसमें से लिया जा सकता है, 30 सैंपल इसमें से लिया जा सकता है, 20 सैंपल्स इसमें से लिया जा सकता है, चाहे तो ले सकते हैं। अगर हम इस तरह से लेंगे तो उसको हम प्रपोर्शनेट सैम्पलिंग बोलेंगे, प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अगर हम डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं, इन दैट केस हम सब में से 30-30 सिलेक्शन ले ले, सब में से 20-20 ले, या सब में से 50-50 ले ले, जो भी लेना चाहो वैसे ले सकते हैं। इसको बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, मतलब आपको स्टोर्स का स्टडी करना है, तो लार्ज स्टोर जो ले रहे हो उसको भी आप उतना ही ले रहे हो, स्मॉल स्टोर्स ले रहे हो उसको भी उतना ही ले रहे हो, मीडियम स्टोर्स ले रहे हो उसको भी उतना ही ले रहे हो। इसी को बोला जाएगा। ठीक है, समझ आया या नहीं? बताओ, बोलिए जल्दी से। यस मैम। ठीक है, यही हमें करना होता है, तो सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यही है, इसी तरह से हमें करना है। अब सिलेक्शन ऑफ प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग को थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, देखिए क्या है। कैसे कैसे किया गया है,
कुछ मार्केटिंग स्ट्रीमिंग है, फाइनेंस का है, एचआर का है, अलग अलग है, ठीक है, दिया हुआ है हमारे पास पूरा डेटा। अब इसमें से सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स कैसे लेंगे, क्या करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा? बताओ। सोनाली कैमरा ऑन करो तो। मैम ऑन तो है, बंद ही कब किए? हाँ ठीक है, चलो मुझे बताओ तो एग्जाम्पल सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। यस मैम। सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। बताओ। नहीं आती। नहीं आता है? अभी क्या कर रहे थे, हम बता रहे थे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हम सुन रहे थे, नोट डाउन करेंगे, समझेंगे, खुद से पढ़ेंगे तब ना सेल्फ रीडिंग। कुछ ज्यादा ही अजीब आंसर नहीं है तुम्हारा? सुनने के लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। मैम सेल्फ रीडिंग करेंगे उसके बाद उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आया। सुनाई दिया? मैम उतने अच्छे तरीके से एक समझ मिनट, नहीं। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आया? आपकी बात हम समझ गए, सुनाई दिया है? जो सुनाई दिया है वो बोलो। समझने के लिए सुनना होता है। सुनाई दिया है ना, सुनाई देता है ना, तो फिर वो बताओ। बताओ क्या सुनाई दिया है तुमको, क्या सुनी हो इतने देर में? मैम नहीं आ रहा है। फिर से तुम लोगों का कैमरा बंद हो गया। आदित्य तुम्हारा कैमरा, अच्छा तुम्हारा तो बंद ही है, चलो। भास्कर, ये तीन तीन चार लोगों को आप रिमूव कर चुके हैं। प्रत्युष तुम बता सकते हो क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनेट सर्टिफाइड सैम्पलिंग एंड डिसप्रोपोर्शनेट सर्टिफाइड सैम्पलिंग? नो मैम। नहीं। सोनल, यस मैम। proportionate sampling and disproportionate sampling? नहीं नहीं, मेरे को नहीं यार पता ना। नहीं समझ में आया, तुमने पूछा क्यों नहीं फिर?
अभी मैंने बताया ना, अलग अलग क्लास से अगर अलग अलग पर्सन को आप लेते हैं, जिस केस में स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ अलग अलग क्लास में अलग है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेट होगा। क्योंकि आपने क्या, प्रपोर्शनेट होगा क्योंकि आपने स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के हिसाब से उसमें लिया है सिलेक्शन। मतलब अगर 200 स्टूडेंट्स का क्लास का स्ट्रेंथ है, उसमें से 20 सैंपल लिया गया, क्लास का स्ट्रेंथ अगर 20 है, उसमें से 2 सैंपल्स लिया गया, दैट मीन्स वो क्या होगा, प्रपोर्शनेट सैंपल होगा। प्रपोर्शनेट टू व्हाट, द पॉपुलेशन ऑफ द क्लास। डिसप्रपोर्शनेट होगा तब जब क्लास का स्ट्रेंथ कुछ भी हो, सबसे सिर्फ 10 सैंपल साइज निकाल लेना है। कोई भी हो, क्लास का स्ट्रेंथ कुछ भी हो, डजंट मैटर। ठीक है, समझ आया ये चीज? यस मैम। यस मैम। ये बात आपको सुनाई नहीं दे रही थी? क्या कर रहे होते हो तुम लोग क्लास ज्वाइन करके? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया है ना। बताओ, ये सुनाई नहीं दिया था? और उसमें क्या था जो समझ में नहीं आया था? इसका मैंने ये भी एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दिया है। अलग अलग स्टोर्स अलग अलग है। लार्ज स्टोर किसी डिस्ट्रिक्ट में मान लो इतना है, स्मॉल स्टोर्स इतना है, मीडियम स्टोर्स इतना है, गिवन है टोटल 10,000 स्टोर्स है। इसमें से हमें सैंपल्स लेना है और मान लो इसमें से हमें 100 सैंपल लेना है। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर हम ले तो क्या कर सकते हैं, इसमें से मान लो 20 सैंपल ले, इसमें से 30 ले, इसमें से 50 ले, टोटल 100 सैंपल हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, प्रपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन हो जाएगा। जितना शॉप है उसके हिसाब से हमने ये सिलेक्शन किया है। होगा या नहीं होगा, बताओ? होगा या नहीं होगा? होगा मैम। अगर हम एक फिक्स सैंपल साइज 10 रखें, वो सबसे ले लें, तो फिर क्या हो जाएगा, 10 10 10 30 आएगा टोटल। और 30 आपने क्या किया है, चूंकि इसका साइज ज्यादा है तब भी आपने कम प्रपोर्शन दिया इसको, उतना ही दिया पार्टिसिपेशन। इसमें ज्यादा है थोड़ा, फिर भी आप उतना ही ले रहे हैं। इसमें भी कम है तो फिर आप उतना ही ले रहे हो। तो क्या हो रहा है, सबको इक्वल ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। वो प्रपोर्शनल नहीं है पॉपुलेशन के, तो उसको हम बोल रहे हैं डिसप्रपोर्शनेट। और प्रपोर्शनेट कब बोल रहे हैं, जब हम पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से सैंपल्स ले रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर है या नहीं ये बताओ? यस मैम। यस मैम। कंफ्यूजन है, नहीं पता है, वो भी पूछने में प्रॉब्लम है। और ये डिपेंड करता है इस पे, इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से निकालते हैं। देखो क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सैंपल्स का साइज का सिलेक्शन टोटल कितना तुमको पॉपुलेशन लेना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन से डिनोट करोगे, जो सैंपल्स आपको लेना है उसको स्मॉल एन से डिनोट करोगे, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही प्रोपोर्शनल रेशियो होता है। ये वाला टर्म सैम्पलिंग फ्रैक्शन। मतलब आपको यहाँ पे, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे थे अभी, जस्ट ये एग्जांपल याद रखना, 10,000 टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से मैंने सैंपल्स कितना लिया था, 100। तो 100 by 10,000 इज द सैम्पलिंग फ्रैक्शन। समझ आया क्या है? टोटल सैंपल जो तुम ले रहे हो तुमको वो समझना है कितना ले रहे हो,
ठीक है, कितना लोगे, कितना तुम ले सकते हो, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो हम शुरुआत में ही बताए थे, जो सैम्पलिंग प्रोसेस के एक स्टेप में था ना, साइज ऑफ द सैंपल। ठीक है, साइज ऑफ द सैंपल क्या है वो डिसाइड करना, तो वो हम यहाँ पे 100 ले रहे हैं आउट ऑफ 10,000, तो 100 by 10,000 इज द सैम्पलिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये होता है सैम्पलिंग फ्रैक्शन, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 1000, सैंपल साइज रिक्वायर्ड जो है 100 by 10,000, दिस इज द सैम्पलिंग फ्रैक्शन। यहाँ पे वो करके भी दिखाया गया है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे उसी चीज को, वही एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, कितना सैंपल्स आपको लेना है, तो फर्स्ट जो स्टेप था, फर्स्ट में कितने थे, टोटल 2000 था, उसमें से कितना सैंपल्स ले रहे हो, सेकंड में से कितना ले रहे हो, थर्ड में से कितना ले रहे हो, ये बताना है हमें। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल आपको इधर लिख के बता देते हैं। यहाँ है, मान लो टोटल n है, n का वैल्यू सपोज 500 ले लेते हैं, 500 का टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें मान लो फर्स्ट जो है, फर्स्ट 3 डिपार्टमेंट ले लीजिए, 3 डिपार्टमेंट मान लो, कोई ले लो, अपना क्लास ही ले लो, चलो हम कॉलेज का ही ले लेते हैं, BBM, PGDM और BBA, 3 डिपार्टमेंट है और 3 डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स है। इसकी क्लास के स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ मान लो 200 है, इसके क्लास का स्ट्रेंथ मान लो 100 है, और इसके क्लास का स्ट्रेंथ मान लो 300 है, टोटल 500 हो गया, ज्यादा हो गया ना, एक सेकेंड, इसको भी 200 कर दो, ये क्लास का टोटल स्ट्रेंथ, टोटल पॉपुलेशन n है। ठीक है, और मान लो इसमें से हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हमें सैंपल साइज जो है ना, दिस इज कैपिटल N, पॉपुलेशन साइज जो 500 है, और आपको इस 500 पॉपुलेशन का स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ 50 सैंपल, 50 सैंपल लेना है। तो ये 50 सैंपल जो हम लेंगे, वो अगर हम इस बेसिस पे लेते हैं कि सैम्पलिंग फ्रैक्शन जो लिखते हैं आप, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 50 डिवाइडेड बाई 500, स्मॉल n बाई कैपिटल N, इसको डिवाइड करो, कितनी बार में कैंसिल होगा, मैम 1/10। 1/10। सो 1/10 जो रिजल्ट आया, ये सैंपल लेना है हमें। ये कब होता है, ये डिस्प्रपोर्शनेट तरीका है सैंपल्स लेने का, डिस्प्रपोर्शनेट तरीका है। क्या होगा अब इसमें, ये पूरा पॉपुलेशन होगा, आप देखो 110, तो 200 का 110 कितना होगा, 20, 100 का 110 कितना होगा, 10, और यहाँ पे क्या होगा, 200 का फिर करो ये 20। अब यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज 200 है तो 20 सैंपल लिया गया, इसमें 200 है तो इसमें भी 20 सैंपल लिया गया, इसमें 100 है तो इसमें 10 सैंपल लिया गया, अलग अलग पॉपुलेशन लिया गया है, अलग अलग सैंपल साइज लिया गया है। और ये सैम्पलिंग किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन, जब यहाँ 200 पॉपुलेशन है तो हम 20 ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं तो 10 ले रहे हैं, तो हम जो सैंपल्स ले रहे हैं वो पॉपुलेशन के साइज के प्रपोर्शन के फॉर्म में ले रहे हैं। अगर हम ऐसा करते डिसीजन, मान लो इसमें से भी 10 सैंपल लेते, इसमें से भी 10 लेते और इसमें से भी 10 लेते, तो कहीं ना कहीं क्या होता, इसका पार्टिसिपेशन प्रपोर्शन जो है वो कम हो जाता, होता या नहीं होता, बताओ। यस मैम। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि इसमें 20 ले, इसमें से 10 ले रहे हैं और इसमें से 20 ले रहे हैं, तो ये प्रपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ द पॉपुलेशन के प्रपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह से जो आप सैम्पलिंग लेते हैं उससे जो जजमेंट है, मतलब इसका पार्टिसिपेशन, इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उसका पार्टिसिपेशन इसमें उतना ही होगा जितना इसका है और जितना इसका है, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि किसी को कम ऑप्शन दिया गया है, ऐसा बात नहीं आएगा। सो यही तरीका हम वहां पे सैम्पलिंग फ्रैक्शन में डिफाइन किया गया है, जो यहाँ पे निकाला गया है। एक सेकेंड देखो ये वाला,
यहाँ पे क्या किया गया है, एग्जाम्पल मार्केटिंग के इस तरह के इतने लोग हैं, 30 सैंपल्स इसमें से, इसमें 20 और इसमें 10 है, तो इसमें सैंपल फ्रैक्शन जो है उसी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। 30 इंटू 1/10 फ्रैक्शन, वही कैपिटल N बाई स्मॉल n डिवाइड करके इस तरह से निकाला गया है, जो भी हम जस्ट व्हाइट शीट पे बता रहे थे। तो इस तरह से सिलेक्शन होगा, और इसी को आप बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग लेने का तरीका। ठीक है, समझ आया या नहीं आया ये बताओ। यस ठीक है, यही हमें करना था इसमें। इतना करके देखना कुछ एग्जांपल्स खुद से, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलो ठीक है फिर। मैम ये